रामपुर नाम का एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती नदियां और मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ माहौल। इसी गांव के किनारे एक पुराना लेकिन मजबूत पक्का मकान बना हुआ था। यह मकान बूढ़े रामलाल जी की जिंदगी भर की पसीने की कमाई की थी। रामलाल जी गांव के बहुत ईमानदार लोगों में से थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की ताकि अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को एक अच्छा भविष्य दे सके। बड़ा बेटा रमेश उम्र में बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही चतुर, व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी था। उसने शहर जाकर व्यापार सीखा और देखते ही देखते कपड़ों का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। रमेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता शहर के एक समृद्ध घराने से थी, इसीलिए उसे अपने पैसे, कपड़ों और रहन सहन पर बहुत घमंड था। वहीं दूसरी तरफ छोटा बेटा सुरेश रमेश से बिल्कुल अलग था। सुरेश दिल का बहुत साफ, मासूम, दयालु इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसने जो भी काम करने की कोशिश की उसमें उसे नाकामी ही हाथ लगी। ना तो उसके पास कोई पक्की नौकरी थी और ना ही अपना कोई काम। वह अक्सर गांव में घूमता और बुजुर्गों की मदद करता, लेकिन अपने इस नाकामी की वजह से वो हमेशा दूसरों के ताने सुनता रहता। अरे सुनो जी, जरा देखो अपने छोटे भाई साहब को। दिन चढ़ आया है, सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन इनके नवाबजादे अभी तक सोकर नहीं उठे हैं। ना कोई काम की चिंता, ना घर के खर्च की फिक्र, बस दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़ना जानते हैं। सुनीता, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं तो बोल बोल कर थक चुका हूँ। पिताजी ने ही इसे बिगाड़ रखा है। हर बात में सुरेश का पक्ष लेते हैं। अगर यही हाल रहा तो ये जिंदगी भर हमारे टुकड़ों पर ही पलेगा। घर के आंगन में बैठे बूढ़े रामलाल जी अपने बड़े बेटे और बहू की बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में एक पिता की लाचारी। वे जानते थे कि उनका छोटा बेटा निकम्मा नहीं है, बस उसकी किस्मत अभी सोई हुई है। रमेश बेटा, ऐसा मत कहो। सुरेश तुम्हारा छोटा भाई है। हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती। वक्त सबका बदलता है। आज तुम सफल हो, ईश्वर का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, तो अपने छोटे भाई का सहारा बनो, उस पर तंज मत कसो। अरे वाह बाबूजी, सहारा भी कब तक? साल 2 साल? यहाँ तो बरसों से यही नाटक चल रहा है। रमेश दिन रात पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं और आपका दुलारा सुरेश बैठकर उड़ाता है। हम कब तक इसका बोझ उठाएंगे? उसी वक्त सुरेश अपने कमरे से बाहर निकला। उसने भाभी और बड़े भाई की बातें सुन ली थी। उसका सिर शर्म और दुख से झुक गया। वह जानता था कि उसकी भाभी गलत नहीं कह रही है, लेकिन उसका दिल यह सोचकर बैठ जाता था कि वह चाहकर भी अब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मैं रोज काम की तलाश में जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं कोई पक्का काम नहीं मिलता। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ लूंगा। बातों से पेट नहीं भरता सुरेश, काम ढूंढने से मिलता है, घर बैठे नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं जागेगा, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। सुरेश बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह गांव की गलियों में भटकता रहा। उसका मन बहुत भारी था। शाम ढलने लगी थी और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। सुरेश बारिश से बचने के लिए एक पुरानी दुकान के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसे झाड़ियों में किसी के बोलने और कांपने की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने ध्यान से देखा तो झाड़ियों के पीछे एक कुत्ता का पिल्ला था, जो ठंड और बारिश से ठिठुर रहा था। वह दर्द से करहा रहा था और उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थी। अरे, तुम यहाँ इस बारिश में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सुरेश का दिल पसीज गया। उसने अपनी गरीबी और लाचारी भूलकर उस छोटे बेजुबान को अपने सूती कमीज में लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। उस छोटे से पिल्ले ने भी सुरेश के सीने की गर्मी पाते ही रोना बंद कर दिया और अपनी नन्ही सी जीभ से सुरेश के हाथ चाटने लगा। उसी पल दो अकेली और दुखी रूहों के बीच एक अनजान सा रिश्ता बन गया। सुरेश ने उसका नाम मोती रखा। जब सुरेश मोती को लेकर घर पहुँचा तो रात के 8 बज रहे थे। घर का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। जैसे ही सुनीता का नजर सुरेश के बगल में खड़े कुत्ते के पिल्ले पर गया, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या नाटक है? ये गंदा सड़क छाप कुत्ता घर में क्यों लाए हो? पहले से ही एक मुफ्तखोर कम था, जो अब इस जानवर को भी पालेगा। रमेश जी, देखिए इसे, ये क्या तमाशा है? सुरेश, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं?
घर में खाने के लाले पड़े हैं, तुमसे अपना पेट पाला नहीं जाता और तुम बाहर से मुसीबत उठा लाए। इसे अभी के अभी बाहर फेंको। सुरेश ने मोती को अपने पास और कस के चिपका लिया था। मोती डर के मारे अपना सिर सुरेश के कपड़ों में छिपाने लगा। भैया, भाभी, इसे मत निकालिए, ये बहुत छोटा है, बाहर बारिश में मर जाएगा, ये कुछ नहीं खाएगा। मैं अपने हिस्से की रोटी इसे दे दूंगा, कृपया इसे रहने दीजिए। बस करो रमेश, और बहू तुम भी चुप हो जाओ। ये बेजुबान जानवर इस घर में ही रहेगा। एक बेजुबान को आसरा देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर सुरेश अपने हिस्से के भोजन से इसे खिलाएगा तो तुम दोनों को क्या तकलीफ है? पिता रामलाल जी की बात सुनकर रमेश और सुनीता चुप हो गए, लेकिन उनके दिलों में जहर अब और भी बढ़ गया था। सुरेश जहाँ जाता मोती उसके पीछे पीछे दौड़ता। जब सुरेश उदास होकर पेड़ के नीचे बैठता तो मोती भी उसके पास आकर बैठ जाता, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो मालिक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय बीतता गया। मोती अब बड़ा और समझदार कुत्ता बन चुका था। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि सुरेश का सच्चा दोस्त, भाई और रक्षक बन चुका था। वही दूसरी तरफ रामलाल जी की तबीयत दिन बर दिन खराब होते जा रही थी। बढ़ती उम्र और घर के कलेश ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। एक रात भयानक आंधी तूफान आ रहा था। रामलाल जी की खांसी बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी सांसें मानो खत्म ही होने वाली थी। सुरेश उनके पैर दबाने लगा और उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। रमेश, सुरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना। रमेश, तुम बड़े हो, सुरेश का ध्यान रखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना, ये बहुत सीधा है। हाँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप चले गए तो मेरा इस दुनिया में कौन है? सुरेश बेटा, ईश्वर पर भरोसा रखना। जो दिल का सच्चा होता है, भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसे कभी हारने नहीं देता। मोती का ध्यान रखना, ये बेजुबान तुम्हारी किस्मत बदलेगा। यह कहते कहते ही रामलाल जी की आंखें बंद हो गई। उनके शरीर में हलचल होना बंद हो गया। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पिता के साए उठते ही उस घर की बची खुची शांति भी चली गई। रमेश और सुनीता के मन से पिता का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्हें सुरेश और उसके कुत्ते मोती से छुटकारा पाने का रास्ता दिखने लगा। पिता के अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद घर में एक भयानक तूफान आने वाला था। बूढ़े रामलाल जी के गुजर जाने के बाद घर में मातम से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पिता के जीते जी थोड़ा बहुत डर और लिहाज रमेश और सुनीता की आंखों में तो था, लेकिन अब वो पिता के चिता के राख के साथ ही उड़ चुकी थी। अब उस बड़े पक्के मकान में सुरेश और उसके कुत्ते के लिए कोई जगह नहीं थी। 13वीं की काम खत्म होते ही सुनीता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक सुबह सुरेश आंगन के कोने में बैठा पिता की तस्वीर देखकर रो रहा था। मोती उसके पास ही बैठा था। तभी सुनीता ने अपने हाथ में झाड़ू लिए बड़बड़ाती हुई बाहर आई। उसने जानबूझकर झाड़ू की धूल सुरेश और मोती की तरफ उड़ाई। लो, अब बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाओ। जीते जी तो बाबूजी को कोई सुख दिया नहीं, अब फोटो के सामने नाटक कर रहा है। और ये पनौती कुत्ता जब से इस घर में आया है, मनहूसियत ही लाया है। इसी के कदम पड़ते ही बाबूजी चल बसे। मुझे तो इस जानवर से ही घिन आती है। भाभी, आप मुझे जो चाहे कह लीजिए, लेकिन मोती को पनौती मत कहिए। ये तो बेजुबान है और पिताजी की मृत्यु तो उनके समय पर हुई है, इसमें इसका क्या दोष? तू मुझे सिखाएगा? रमेश जी, ओ रमेश जी, बाहर आइए जरा। आज या तो इस घर में ये मुफ्तखोर और इसका कुत्ता रहेगा, या फिर मैं रहूंगी। सुनीता की चीख पुकार सुनकर रमेश अपने कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे भी अब एक बहाने की ही तलाश थी, ताकि वो पूरी संपत्ति पर अपना इकलौता कब्जा कर सके। क्या तमाशा लगा रखा है सुरेश? तूने इस घर का सुकून छीन लिया है। मैं और मेरी पत्नी दिन रात तुम्हारी और तुम्हारे इस आवारा कुत्ते की गुलामी करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज फैसला हो ही जाएगा। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहा। मैं तो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता हूँ। चुपचाप पड़े रहने से घर नहीं चलता। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो इस कुत्ते को अभी के अभी उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दे और कल से मेरे गोदाम में जाकर मजदूरी कर, वरना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं।
रमेश की बात सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका सगा भाई था, वह घर था जहां उसने बचपन बिताया था, और दूसरी तरफ वह बेजुबान मोती था। उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मोती सुरेश का चेहरा देख रहा था, मानो वह भी समझ रहा हो कि उसके मालिक पर क्या बीत रही है। मोती ने धीरे से सुरेश का हाथ चाटा। भैया, आपने मुझे मजदूरी करने को कहा, मैं कर लूंगा। आप मुझे 2 वक्त की रोटी मत दीजिए, मैं भूखा रह लूंगा। लेकिन मैं मोती को नहीं छोड़ सकता। जब पूरी दुनिया मुझे ताने मारती थी, तब इसी ने मुझे प्यार किया है। ये मेरा परिवार है। देखा रमेश जी, इस निकम्मे को अपने भाई और घर से ज्यादा एक सड़क छाप कुत्ते से प्यार है। तो ठीक है, जाओ अपने उसी परिवार के साथ सड़क पर। तो ठीक है, निकल जा मेरे घर से। आज से तू मेरा कोई भाई नहीं। तेरा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। इस घर की एक भी ईंट पर तेरा कोई हक नहीं है। निकल यहाँ से। रमेश ने बेरहमी से सुरेश को धक्का दिया। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। मोती जोर जोर से भौंकने लगा और रमेश की तरफ झपटा, लेकिन सुरेश ने तुरंत मोती को पकड़ लिया। सुरेश की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने चुपचाप अपने फटे पुराने 1-2 जोड़ी कपड़े एक झोले में डाले। उसने पिता की तस्वीर की तरफ आखिरी बार देखा, हाथ जोड़ा और उस घर की दहलीज से हमेशा के लिए निकल गया। सूरज ढल रहा था। सुरेश भारी कदमों से गाँव की पगडंडियों पर चल रहा था। उसके पास ना तो पैसा था, ना ही छत, ना ही कोई मंजिल। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी रमेश की डर से सुरेश को आसरा नहीं दिया। चलते चलते सुरेश गांव के बाहरी छोर पर पहुंच गया, जहां से घना जंगल शुरू हो गया था। वहीं किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। मुझे माफ कर दे मोती, मेरी वजह से आज तुझे भी ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं कितना अभागा हूँ। मैं तुझे एक अच्छी छत और 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। मोती भी सुरेश के साथ उदासी भरे कदमों के साथ चल रहा था। वह अपनी हल्की आवाज से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कह रहा हो, रो मत मेरे दोस्त, जब तक हम साथ है यह झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं। अब दोनों का नया बसेरा वही टूटी हुई झोपड़ी थी। शुरू के कुछ दिन बहुत खौफनाक बीते। सुरेश दिन भर गाँव में काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन रमेश ने पूरे गांव में एक बात फैला दी थी कि सुरेश एक आवारा और चोर किस्म का आदमी है। इसीलिए किसी ने भी सुरेश को कोई काम नहीं दिया। भूख से सुरेश की आंतें ऐंठने लगी थी। मोती भी कई दिनों तक बस पानी पीकर गुजारा कर रहा था। एक रात झोपड़ी में बैठे बैठे सुरेश ने देखा कि मोती भूख के मारे बहुत कमजोर हो गया है। बेचारे सुरेश का कलेजा फट गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो वो खुद तो मरेगा ही, साथ में उस बेजुबान की भी जान ले लेगा। उसने तय किया कि वह गांव वालों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि खुद कुछ करेगा। बस मोती, अब और नहीं। कल से हम गांव वालों के सामने भीख नहीं मांगेंगे। ये सामने जो इतना बड़ा जंगल है, कल से मैं वहाँ जाऊंगा, सूखी लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें पास के कस्बे में जाकर बेचूंगा। हम मेहनत की खाएंगे मेरे दोस्त। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुरेश उठा। उसने झोपड़ी में पड़े एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी को उठाई। उसने उसे थोड़ा सा तेज किया। मोती अपनी पूंछ हिलाते हुए तैयार खड़ा था। भूख से कमजोर होने के बाद भी मोती की आंखों में एक नई चमक थी। सुरेश ने कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और जंगल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा। मोती भी उसके साथ साथ चलने लगा। जंगल बहुत घना और डरावना था, जहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था, लेकिन पेट की आग और जिम्मेदारियों की बोझ ने सुरेश का सारा डर खत्म कर दिया था। अब वह और उसका वफादार कुत्ता नए संघर्ष की तैयारी कर रहे थे, इस बात से अनजान होते हुए कि इसी जंगल के मिट्टी के नीचे उनकी किस्मत का चाबी छुपा हुआ है। घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। यह जंगल जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की गहराइयों में मोती के साथ चला जाता। सुरेश सूखी लकड़ियां तलाशता और उन्हें अपनी पूरी ताकत से काटता। पहले दिन जब उसने कुल्हाड़ी चलाई तो उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, खून गिरने लगा, लेकिन उसने हार नहीं माना। मोती भी एक सच्चे रक्षक की तरह सुरेश के पास ही बैठा रहता। जब सुरेश लकड़ियां काटते काटते पसीना से तरबतर हो जाता और थककर जमीन पर बैठ जाता, तो मोती
उसके पास आकर बैठ जाता और उसे प्यार भरे तरीके से चाटने लगता। देख मोती, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर। आज मैं ये लकड़ियाँ बाजार में बेच कर आऊंगा। आज हम दोनों भरपेट रोटी खाएंगे। अब मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। शाम होते ही सुरेश पहले उन लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाता और पास के कस्बे में जाकर उन्हें बेचता। उन पैसों से वह कुछ राशन और मोती के लिए बिस्कुट ले आता। झोपड़ी में आकर वह चूल्हा जलाता और खुद आधी रोटी खाता और मोती को भी खिलाता। यह सिलसिला उनकी अब रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। दोनों की जिंदगी में पैसे नहीं थे, लेकिन सुकून बहुत था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन जब सुरेश जंगल में एक बड़े से पेड़ की डालियां काट रहा था, तो उसने देखा मोती थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। मोती पास ही के पेड़ के पास जाकर जमीन खुरेच रहा था। मोती थोड़ा देर वहाँ पर सूंघता और खुरेचने लगता। अरे मोती, क्या कर रहा है वहाँ? आजा यहाँ बैठ। कोई कीड़ा मकोड़ा या सांप निकल आएगा मिट्टी से, तुझे काट लेगा तो मैं क्या करूँगा? इधर आ। सुरेश की आवाज सुनकर मोती थोड़ी देर के लिए रुक गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए सुरेश के पास वापस लौट आया। सुरेश ने उसे प्यार से पुचकारा और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन सुरेश का ध्यान जैसे ही लकड़ियों पे गया, मोती चुपके से उसी पेड़ के नीचे फिर से चला गया और दोबारा मिट्टी खोदने लगा। सुरेश रोज उसे डांटता, मना करता। मोती, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोज रोज तू उस एक ही जगह पर क्या ढूंढता रहता है? वहाँ सिर्फ पत्थर और मिट्टी है। तेरे पंजों में चोट लग जाएगी मेरे भाई, मान जा मेरी बात। मोती सुरेश की डांट सुनकर वापस तो आ जाता, लेकिन अगले दिन वह फिर से उसी जगह को खोदने लगता। धीरे धीरे मोती ने वहाँ पर मिट्टी खोद खोद कर गड्ढा बना दिया था। सुरेश अपने काम पर इतना ध्यान देता था कि मोती के इन हरकतों पे उसकी ध्यान ही नहीं जाती थी। वह सोचता था कि कुत्ते की ये शायद कोई आम आदत होती होगी। लेकिन एक दिन दोपहर का समय था। सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच छनकर जमीन पर पड़ रही थी। सुरेश बहुत थक गया था और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर आराम कर रहा था। उसी समय उसकी नजर फिर से मोती की उन हरकतों पर पड़ी। मोती आज बहुत तेजी से और पूरे लगन के साथ उस गड्ढे को और भी गहरा कर रहा था। वह पसीने से नहाया हुआ था, हाँफ रहा था, लेकिन उसके पंजे रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इस गड्ढे में ऐसा क्या है जिसके पीछे ये बेचारा इतना पागल हो गया है? इतनी मेहनत तो मैं लकड़ियाँ काटने में करता हूँ जितनी ये गड्ढा खोदने में कर रहा है। मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। सुरेश अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मोती के पास उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। अब गड्ढा काफी गहरा हो चुका था। सुरेश जैसे ही गड्ढे के पास पहुंचा, अचानक पेड़ों के बीच से एक तेज सूरज की किरण गड्ढे पर पड़ी। उस रोशनी के पड़ते ही गड्ढे से कोई चीज चमकने लगी। वह चमक इतनी तेज थी कि एक पल के लिए सुरेश का आंख चौंधिया गया था। अरे ये क्या चमक रहा है? मोती, पीछे हट जरा, मुझे देखने दे। ये कोई पत्थर तो नहीं लग रहा? सुरेश गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने मोती को प्यार से पीछे किया। अब सुरेश ने अपने हाथों से उस गड्ढे के अंदर फंसी गीली मिट्टी को बाहर निकाला। जैसे जैसे वो मिट्टी हटा रहा था, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। कुछ देरों की मेहनत के बाद उसके हाथों में एक मटका आ गया। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और गड्ढे से उस मटके को निकाला। वह एक पुराना, भारी और बंद मुंह वाला पीतल का एक मटका था। मटके पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे मिट्टी को हटाना शुरू किया। उसके बाद उसने अपने कांपते हुए हाथों से ढक्कन को खोला। ढक्कन खुलते ही सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग जैसे सन्न हो गया हो। वह घड़ा ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? इतना सारा सोना? नहीं, ये कोई सपना है। मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अभी जो सुरेश ने देखा उस पे सुरेश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मोती सुरेश के पास आया और उसका हाथ चाटने लगा। सुरेश ने मोती को अपने गले से लगा लिया। उसे अचानक अपने मरते हुए पिता रामलाल जी की आखिरी शब्द याद आ गई। सुरेश बेटा, ईश्वर पे भरोसा रखना, यह बेजुबान तुम्हारी किस्मत बदलेगा। पिताजी सच कहते थे मोती, तूने सच में मेरी किस्मत बदल दी। तूने मुझे उस दलदल से निकाल लिया। अगर तू नहीं होता तो मैं तो इस खजाने के ऊपर से रोज गुजर कर भी इसे कभी नहीं देख पाता। तू जानवर नहीं,
भगवान का रूप है मेरे लिए। उस वीरान जंगल में आज एक गरीब और उसके बेजुबान साथी का किस्मत का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। सुरेश ने उस मटके को लकड़ियों के गट्ठर के बीच रख लिया जिससे कोई उसे देख न पाए। अब सुरेश और मोती अपने तेज कदमों से झोपड़ी की तरफ लौट आए, लेकिन आज उनकी चाल में लाचारी नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। अब उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, लेकिन इस बार तूफान गरीबी की नहीं बल्कि अमीरी और बदलाव का था। सुरेश ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, वह झोपड़ी के अंदर गया और घड़े को जमीन पर रख दिया। सोने की चमक उस अंधेरी झोपड़ी को भी रोशन कर रही थी। सुरेश समझदार था, वह जानता था कि अचानक अगर वो इन सोने के सिक्कों को गांव वालों के सामने निकालेगा तो लोग उससे सवाल करेंगे और शायद कोई लालची इंसान उसे नुकसान भी पहुंचा दे। सुरेश ने उस सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े को घर के एक कोने में रख दिया। अगले दिन वह सिर्फ 2 सोने के सिक्के लेकर शहर गया। उन सिक्कों को बेचकर उसने कुछ पैसे जुटाए। उन पैसों से उसने अपने लिए और मोती के लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाने लिए। उसने गांव के पास ही एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा। उस जमीन पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। समय का पहिया घूमता रहा। सुरेश की नीयत साफ थी और उसके साथ उसके बेजुबान दोस्त मोती की दुआएं भी थी। उसकी छोटी सी दुकान अब देखते ही देखते बड़े व्यापार में बदल गई। उसने शहर में एक अनाज का बड़ा गोदाम खोल लिया। 5 सालों के भीतर सुरेश गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने उसी जंगल के पास एक आलीशान सी हवेली बनाई, लेकिन उस हवेली में सबसे खास और खूबसूरत कमरा सुरेश का नहीं बल्कि मोती का था। मोती के गले में अब एक मखमली पट्टा था और अब वो एक राजा की तरह रहता था। मोती, आज हमारे पास जो कुछ भी है सब तेरी बदौलत है। लोग कहते हैं कि मैंने मेहनत की, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी किस्मत की चाबी तेरे पंजों में थी। तू मेरा कुत्ता नहीं, मेरा रक्षक है। वहीं दूसरी तरफ समय ने रमेश और सुनीता के साथ एक अलग ही खेल खेल दिया। पिता के गुजरने और सुरेश को घर से निकालने के बाद रमेश का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपने व्यापार में कई गलत फैसले लिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी की और मजदूरों का पैसा मारा। सुनीता के घमंड ने उनके बचे खुचे रिश्तेदारों को भी उनसे दूर कर दिया। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। धीरे धीरे रमेश का पूरा व्यापार ठप हो गया। उसके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया। कर्जदारों ने उसका पुश्तैनी पक्का मकान और सारा सामान जब्त कर लिया। जो रमेश कभी गांव में अपनी अमीरी का रौब झाड़ता था, आज वह और उसकी पत्नी सुनीता सड़क पर आ गए थे। उनके पास न सिर छुपाने का जगह था और न ही खाने के लिए अन्न का एक दाना। रमेश जी, ये हमारे साथ क्या हो गया? कल तक हम महलों में रहते थे और आज हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये सब बाबूजी और सुरेश की बद्दुआओं का असर है। बद्दुआएं नहीं सुनीता, ये हमारे कर्मों की सजा है। हमने उस अनाथ और बेसहारा भाई को घर से धक्के मारकर निकाला था। हमने उस बेजुबान जानवर पर जुल्म किया था। भगवान ने हमें उसी का दंड दिया है। आज हम उसी सड़क पर आ गए हैं जहां हमने सुरेश को छोड़ा था। भूख और लाचारी से भटकते हुए रमेश और सुनीता एक दिन उसी गांव में वापस लौट आए। उन्होंने सुना था कि गांव के किनारे एक बहुत बड़े सेठ की हवेली बनी है जो बहुत दयालु है और गरीबों का काम व खाना देते हैं। रमेश और सुनीता अपने पहचान छुपाते हुए उसी हवेली के दरवाजे पर गए। हवेली का दरवाजा खुला। रमेश और सुनीता सिर झुकाकर काम की भीख मांगने के लिए खड़े हो गए। तभी हवेली के अंदर से एक बड़े और शानदार कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। वह मोती था। मोती ने रमेश और सुनीता को तुरंत पहचान लिया था। वह गुस्से में उनकी तरफ झपटा। शांत हो जाओ मोती, शांत। हमारे घर आए मेहमानों पर नहीं भौंकते। जैसे ही रमेश और सुनीता ने अपनी जानी पहचानी आवाज सुनी, उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। सामने सफेद रेशमी कुर्ते में सुरेश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। रमेश और सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस भाई को उन्होंने भिखारी समझकर निकाला था, आज वह उस इलाके का सबसे बड़ा सेठ बन चुका था। सुरेश, तुम? हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने अपने सगे भाई को नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दे सुरेश, मुझे माफ कर दे। देवर जी, हम बहुत बुरे हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज भगवान ने हमारा सारा घमंड तोड़ दिया है। हमें माफ कर दो। मोती अब गुस्से में गुर्रा रहा था, लेकिन सुरेश की आंखों में अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर आंसू आ गए। वह आगे बढ़कर रमेश के पास गया और उसे गले लगा लिया। भैया,
आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। आप मेरे पैर मत पकड़िए। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि जो दिल का सच्चा होता है भगवान उसे कभी हारने नहीं देता। मैं बीती बातें भूल चुका हूँ। ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। उस दिन के बाद वह परिवार फिर से एक हो गया। रमेश ने अपने घमंड हमेशा के लिए त्याग दिया और सुरेश के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। सुनीता भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह ऐसी औरत बन चुकी थी जो मोती का सबसे ज्यादा ख्याल रखा करती थी। इस कहानी ने पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख दी। कोई इंसान अपने हैसियत और पैसों से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों और दिल से बड़ा होता है। और एक वफादार दोस्त, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान जानवर, दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती होता है। सुरेश और मोती का यह अमर दोस्ती आज भी रामपुर गांव की कहानियों में जिंदा है।